समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। शाम के 5 बजने वाले और हम आपके लिए लेकर हाजिर हैं ताजा तरीन बुलेटिन, जिसमें अपडेटेड खबरें हैं आपके लिए। तूफान बिपरजॉय का पूरा लेटेस्ट अपडेट आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले ये बड़ी हेडलाइंस। चक्रवर्ती तूफान बिपरजॉय का काउंटडाउन शुरू। कल शाम 4 से 8 के बीच गुजरात के तट से टकराएगा। द्वारका कच्छ में रेड अलर्ट। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, कोस्ट गार्ड की टीमें की गई तैनात। नौकरी के बदले नकदी मामले में तमिलनाडु के डीएम के नेता और बिजली मंत्री सेंथिल बालाजी को ईडी ने किया गिरफ्तार। तबीयत बिगड़ने पर मंत्री अस्पताल में भर्ती। सीएम स्टालिन ने दी बीजेपी को चेतावनी। कांग्रेस भी डीएमके के साथ। फेड पॉलिसी से पहले सीमित दायरे में रहा आज बाजार का कारोबार। निफ्टी हल्की बढ़त पर बंद। मिड कैप स्मॉल कैप की फ्लैट क्लोजिंग। रियल्टी ऑटो इंडेक्स में भी रही थोड़ी सी तेजी। सरकारी दस्तावेज रखने के मामले में ट्रंप ने खुद को बताया बेगुनाह। मियामी कोर्ट में सरेंडर के बाद हुई थी गिरफ्तारी, लेकिन बाद में हुए रिहा। बाइडेन पर साधा निशाना। रिटेल के बाद अब थोक महंगाई में नरमी। 7 साल के सबसे निचले स्तर पर आई डब्ल्यूपीआई। इधर दालों की कीमतों पर कंट्रोल के लिए बैठक का जमाखोरों पर की जाएगी सख्ती। दुनिया ने माना भारतीय बैंकिंग सिस्टम का लोहा। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास को सेंट्रल बैंकिंग रिसर्च जर्नल ने दिया 2023 के गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड। तो सबसे पहले बात बिपरजॉय की। मौसम विभाग के मुताबिक कल शाम 4 से 8 बजे के बीच तूफान बिपरजॉय का लैंडफॉल होगा, यानी ये समुद्र के ऊपर से होता हुआ धरती से या तट से टकराएगा। लैंडफॉल के वक्त 150 किलोमीटर प्रति घंटे तक की तेज हवाएं चल सकती हैं, लेकिन लैंडफॉल के बाद तूफान की तीव्रता में कमी आएगी। ये तूफान सौराष्ट्र और कच्छ होकर गुजरेगा। आज भी कुछ इलाकों में 65 किलोमीटर प्रति घंटे तक की हवाएं चल सकती हैं। इसमें कच्छ, द्वारका, पोरबंदर, जामनगर, राजकोट, जूनागढ़ और गिर सोमनाथ गुजरात के ये वो प्रमुख इलाके हैं जहां पर इसका प्रभाव दिख सकता है। तो बिपरजॉय तूफान कल दोपहर बाद कभी भी गुजरात के तटीय इलाकों से टकरा सकता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने भी कमर कसी हुई है। गुजरात के मुख्यमंत्री ने लोगों को घर के अंदर ही रहने की अपील की है। हालांकि तूफान के रास्ते में पड़ने वाले ज्यादातर इलाकों में अभी से जनजीवन अस्त व्यस्त दिख रहा है। आपदा प्रबंधन के लिए अभी से एनडीआरएफ की 18 टीमें तैनात हैं। ताजा हाल समझाने के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं हमारे संवाददाताओं की पूरी टीम। हमारे साथ हैं विनया देशपांडे, संजय टाक और केतन जोशी। हम सबसे एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले चलते हैं हम विनया के पास, जो द्वारका में है, और आज सुबह से ही हम देख रहे हैं कि वहां पर काफी तेज हवाएं चल रही हैं। तो विनया, इस वक्त क्या हाल है? जैसे जैसे वक्त बीतेगा ये प्रभाव जो है तूफान का, हालांकि टकराएगा वो कल, लेकिन प्रभाव अभी से बढ़ता जाएगा। जी, यहाँ पे लगातार बारिश हो रही है और जो विंड्स की गति है, हवाएं काफ़ी ज़ोरों से बह रही हैं। तो कल अगर हम देखें तो कल तक इतनी ज़्यादा तेज़ हवाएं नहीं बह रही थी। तकरीबन 40, 50, 60 किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड से हवाएं बह रही थी। लेकिन आज अगर हम देखें तो हवाओं की रफ्तार जो है वो बढ़ गई है। एक तरफ द्वारका में ही कम से कम 5000 लोगों को सुरक्षित स्थलों पर लेके जाया गया है। अगर हम गुजरात में वो संख्या देखें तो तकरीबन 38,000 लोगों को अब तक सेफ जगहों पे या शेल्टर होम्स जो हैं वहाँ पे शिफ्ट किया गया है। जो लो लाइंग एरियाज हैं वहाँ पे और कच्चे मकानों में रहने वाले लोगों को प्रशासन ने प्राइमरीली शेल्टर होम्स में मूव कर दिया है। अभी प्रशासन का मानना है कि 0 से 5 किलोमीटर तक की जो दूरी है साइक्लोन से, उस एरिया में प्रभावित लोगों को पहले ही निकाला गया है। अब 5 से 10 किलोमीटर तक की दूरी के लोगों को भी प्रशासन धीरे धीरे निकाल रहा है, ताकि अगर इस साइक्लोन का रुख बढ़े और हवाएं अगर बढ़े, बारिशें अगर बढ़े, तो उसका इम्पैक्ट जो है वो इन लोगों पे ना पहुंचे। कच्छ पर इसका भारी प्रभाव पड़ेगा, ऐसा अभी आधिकारिक तौर पर बताया जा रहा है।
और अगर हम देखें तो कच्छ में ही कम से कम 40,000 फूड पैकेट्स तैयार रखे गए हैं कि जब लैंडफॉल होगा तब अगर बिजली चली जाए और लोगों को एक्सेस ना रहे तो उन्हें खाने पीने की किल्लत ना पड़े। हेल्थ डिपार्टमेंट एक तरीके से सख्ते में आ गया है। काफ़ी सारे अस्पतालों पे अभी नज़र है। आज लगातार गुजरात के काफ़ी जगहों पे जो कोस्टल एरियाज़ हैं वहाँ पे गृह राज्य मंत्री हो या यूनियन मिनिस्टर्स हो अपने राउंड्स लगा रहे हैं, देख रहे हैं प्रशासन की तैयारी कितनी है। आज सुबह हमने यूनियन मिनिस्टर रूपाला से बात की। उन्होंने हमसे कहा कि खुद प्राइम मिनिस्टर इस पूरे सिचुएशन पे नज़र रखे हुए हैं और पीएमओ की तरफ से लगातार मॉनिटरिंग हो रहा है। अमित शाह ने भी बैठकें ली है और आज सुबह जो गुजरात के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने इस पूरी परिस्थिति का वापस ब्यौरा लिया है और जायजा लेते हुए अब हम देख रहे हैं कि प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है कि सिचुएशन अभी कंट्रोल में है। द्वारका में हम जहाँ पे आपसे अभी जुड़ रहे हैं वहाँ पे लगातार बारिश बढ़ रही है, तेज हवाएं भी बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, तो थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है हमें बात करना और यहाँ पे खड़ा रहना। जी विनया, आप अपना भी ख्याल रखें। देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, हवाएं तेज हो रही हैं, बारिश बढ़ रही है और तूफान जैसे जैसे नजदीक आएगा ये स्थिति और थोड़ी सी इसी तरीके से भयावह होती चलेगी। तो आप अपना ख्याल रखें। लेकिन विनया हमें बता रही थी कि किस तरीके से तूफान से निपटने के लिए तैयारियां की हैं। प्रशासन हो, शासन हो, सब जगह अलर्टनेस है, बैठकें हो रही हैं, टीमें तैनात है, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ सबकी, और कोशिश यही है कि जान माल की कम से कम हानि हो। जो बहुत ही खतरनाक इलाके हैं वहां से लोगों को पूरी तरीके से निकाल लिया गया है या निकाला जा रहा है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे थे और ये जो कह रही थी कि उन्हें बोलने में दिक्कत है, इसलिए हमें संपर्क साधने में भी दिक्कत हो रही है। केतन और संजय से शायद फिलहाल हम बात नहीं कर पाएंगे क्योंकि मौसम लगातार ऊपर नीचे हो रहा है। लेकिन गुजरात में बड़ी संख्या में छोटी बड़ी इंडस्ट्री और पोर्ट्स तूफान प्रभावित क्षेत्र में है। ऐसे में गुजरात सरकार ने इंडस्ट्री की मदद के लिए अलग से कंट्रोल रूम खोल दिया है। इसके अलावा तूफान प्रभावित जिलों में इंडस्ट्री को 2 दिन बंद करने के आदेश भी दिए गए हैं। इस पूरी चीज पर हमारे संवाददाता केतन जोशी ने बातचीत की है गुजरात के उद्योग मंत्री बलवंत सिंह राजपूत से। आपको सुनाते हैं। कल हमने पूरे उद्योग डिपार्टमेंट के जितने प्रमुख मंडल थे उन सबको बुलाए थे, उनके प्रेसिडेंट के साथ बात किया था। पूरे गुजरात के काफ़ी लोग ऐसे चैनल में भी जुड़े हुए थे। सबको साथ मिलकर के पूरे उद्योगों को गुजरात सरकार कैसे हेल्प कर सकती है उसके बारे में हमने उनके पास से सूचन मांगे थे। उन्होंने काफ़ी सूचन हमको बताए थे। उस हिसाब से हमने उनका पूरा काम करने की कोशिश किया है। उसके साथ हमने भी उनको रिक्वेस्ट किया था कि हम इतने बड़े उद्योगपति है तो आने वाले समय में ऐसा कुछ होता है तो हम क्या मदद कर सकते हैं। उन लोगों ने, प्रमुखों ने बहुत अच्छी बात किया था। उन लोगों ने कहा कि सब हम 5 लाख से ज़्यादा पैकेट हम आपको दे सकते हैं। मान लो आपको क्रेन चाहिए तो बड़ी संख्या में क्रेन दे सकते हैं, हमें जीसीबी चाहिए तो जीसीबी दे सकते हैं, कटर चाहिए तो कटर दे सकते हैं, मैन पावर चाहिए जब जीबी का तम के ऐसा कुछ टूट जाएगा तो मैन पावर चाहिए तो मैन पावर भी दे सकते हैं। काफ़ी चीज़, हर चीज़ सब एसोसिएशन ने बताया है, सब आप बताए, हम आपको हेल्प करने के लिए तैयार हैं। उसी तरह एक कंट्रोल रूम भी आज चालू हो गया है, 8 जिले में भी हो गया है। पूरी माहिती एक दूसरे को हम देते जा रहे हैं। सर, खासकर जो जामनगर है और कच्छ है वहाँ छोटी बड़ी हजारों इंडस्ट्री है, तो क्या उनको कोई आपने सूचना दी है? हमने साथ मिलकर सबको रिक्वेस्ट किया है कि 2 दिन आप प्लांट बंद रखिए। जो बड़े प्लांट हैं जहां ऐसा सिस्टम है जहां चल सकता है उन लोगों भी को हमको कहा है, उन लोगों ने भी कहा है कि हम काफ़ी आप कम करके मोटा भाग की फैक्ट्रियां पूरी तरह से बंद ही रहने वाली है। और दोनों पोर्ट पे भी हमने बोल दिया है, उन्होंने लोडिंग और अनलोडिंग भी हमने बंद करा दिया। तो ये तैयारियों का जायजा था, खासतौर पे इंडस्ट्री के लिए लेकर क्या तैयारियां की गई है, कैसे निपटा जाएगा तूफान से, उस पर बातचीत करते हुए
गुजरात के जो इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं उनके साथ केतन जोशी। इधर कुछ और खबरें हैं तूफान से जुड़ी हुई, अपडेट हम लगातार आपको देंगे, लेकिन फिलहाल रुक करते हैं कुछ और खबरों का। अब सीधे चलते हैं दक्षिण में, जहां डीएमके नेता और तमिलनाडु के बिजली मंत्री सेंथिल बालाजी के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी के एक दिन बाद आज उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। ईडी ने जिस समय सेंथिल बालाजी के ठिकानों पर छापा मारा उस समय वो मॉर्निंग वॉक पर निकले हुए थे। जैसे ही उन्हें छापेमारी की खबर मिली वो टैक्सी लेकर घर लौटे। सेंथिल को कैश फॉर जॉब के आरोप में गिरफ्तार किया गया। ईडी के एक्शन के दौरान सेंथिल बालाजी ने सीने में दर्द की शिकायत की और इसके बाद उन्हें सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टर्स ने सेंथिल बालाजी का मेडिकल बुलेटिन जारी किया है। डॉक्टर्स ने बालाजी को बाईपास सर्जरी कराने की सलाह दी है। सेंथिल की गिरफ्तारी के बाद डीएमके एक्टिव हो गई है। पार्टी ने उनकी गिरफ्तारी को असंवैधानिक बताते हुए कानूनी लड़ाई लड़ने की बात कही है। डीएमके ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा है कि उनकी पार्टी बीजेपी की धमकाने वाली राजनीति से नहीं डरती। Only arresting revengeful activity is this. So here we will face all those things. Historically, we faced so many things. We also face these things because the central government, the only arrest, union government is doing so many wrong things against the states where there is no BJP government, particularly in West Bengal, in Karnataka, in Delhi, all those things they did it. Now they are continuing it in Tamil Nadu. We will face it. सेंथिल बालाजी की गिरफ्तारी पर विपक्षी दलों ने भी बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि बीजेपी डराने धमकाने की राजनीति कर रही है। आप एक तरफ सीबीआई रेड डाल रहे हैं उनके घर पे, उनके दफ्तर पे, और उनके खिलाफ कार्रवाई करके ईडी ने अगर रातों रात उसको लेके जाती है तो ये घटना मैं इसको कंडम करता हूँ। बीजेपी गवर्नमेंट डराने की कोशिश कर रही है और सप्रेस करने की कोशिश कर रही है। उद्धव गुट की शिवसेना के सांसद संजय राउत ने कहा है कि जो लोग बीजेपी के साथ नहीं है ईडी उन्हें टारगेट करती है। ईडी की कार्रवाई हम पर भी हो गई। जो इस सरकार के विरोधी है, बीजेपी के विरोधी है, उनके ऊपर इस प्रकार की कार्रवाई करना अब नई बात नहीं है। लेकिन जो आपके लोग हैं उनके बारे में बार बार हमारे जैसे लोग विथ एविडेंस ईडी और सीबीआई के पास कागज भेज रहे हैं, उनके ऊपर कब कार्रवाई होगी? मनीष सिसोदिया हो, सत्येंद्र जैन हो, संजय राउत, नवाब मलिक, अनिल देशमुख और भी बहुत से लोग हैं झारखंड छत्तीसगढ़ में जो बीजेपी के साथ नहीं है। तो 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले यूपी में भी हलचलें तेज हो गई हैं। बीजेपी हो या समाजवादी पार्टी दोनों 80-80 सीटें जीतने का दावा कर रही हैं। यूपी में किसका कितना होगा असर और यूपी में कितनी चलेगी विपक्षी एकता, आज आवाज अड्डा में इस पर करने जा रहे हैं बड़ी चर्चा। शाम 7:57 पर 80 पर नजर, किसका कितना असर। चलिए बात कर लेते हैं बाजार की। फेड पॉलिसी पर बैठक से पहले आज बाजार ने सीमित दायरे में कारोबार किया। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों हल्की बढ़त पर जरूर बंद हुए हैं। सेंसेक्स 85 अंक चढ़कर 63,229 पर बंद हुआ तो निफ्टी 40 अंक चढ़ा और 18,756 पर पहुंचा। आज सबसे ज्यादा खरीदारी मेटल, एनर्जी, इंफ्रा शेयरों में देखने को मिली। इधर रियल्टी ऑटो इंडेक्स में भी हल्की बढ़त देखने को मिली। भारतीय बाजार दुनिया को आउट परफॉर्म करेंगी, ये कहना है मैराथन ट्रेंड्स पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस के सीईओ अतुल सूरी का। हमसे खास बातचीत में उन्होंने किन सेक्टर्स से बचने की सलाह दी है और किसमें निवेश की राय, आइए आपको सुनाते हैं। इंडिया भी 1% फ्रॉम लाइफ टाइम हाई है। फर्क इंडिया और उनमें ये है कि ये 52 वीक हाई की तरफ है और इंडिया लाइफ टाइम हाई है। लाइफ टाइम हाई और 52 वीक हाई में बहुत फर्क होता है। जब लाइफ टाइम होता है उसको बोलते हैं ब्लू स्काई, यानी कोई रेजिस्टेंस ही नहीं रहती मार्केट में। तो उस हिसाब से आप देखेंगे कि ये जो रिपेयर हो रहा है ये दुनिया भर में हो रहा है। इंडिया अमंग द फ्यू मार्केट्स है जो एक्चुअली लाइफ टाइम हाई पे है। तो इस हिसाब से जो इंडिया की लीडरशिप है वो एक कायम हो रही है। ये हमें दिखा रहा है कि इंडियन मार्केट्स जो हैं वो इस ग्लोबल बुल मार्केट के लीडर्स हैं।
जो आईटी की मूवमेंट है या जो नैस्डैक की मूवमेंट है, वहाँ पे एक थीम जो चल रही है, दैट थीम इज एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और जो भी स्टॉक्स उससे लिंक्ड हैं वो आज नैस्डैक को चला रहे हैं। सो इंडिया में भी अगर आप देखेंगे तो रैली जो है वो आईटी में नहीं है, अगर आप आईटी सेक्टर देखें, बट थीमेटिकली आप देखें तो इसमें बहुत सारे मिड कैप आईटी है। तो वी आर सिलेक्टिवली जो है वी आर ओवरवेट आईटी, बट इन फ्यू जो कहते हैं मिड कैप स्पेसेस, बट ओवरऑल जो बड़े 5 हैं उनके पास हमारे पास कोई जगह नहीं है। एज ए इन्वेस्टर ऐसा है कि भाई हम सब 100 स्टॉक तो ले नहीं सकते, हमें अल्टीमेटली ग्रैन्युलर सेक्टर देखने हैं। तो उस हिसाब से हमारा जो मैराथन पीएमएस में सबसे बड़ा बेट, ओवरवेट बेट है डिफेंस, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स। हमारा जो बेट है वो है इंफ्रा और जो कंस्ट्रक्शन रिलेटेड है। ये सेक्टर 10-10 साल नहीं चले, ये अंडर ओन्ड है, अंडर लव्ड है। तो द ब्यूटी इज कि इस जब सेक्टर्स चलते हैं इनका जो परफॉर्मेंस रहता है वो अच्छा है और दे आर बैक बाय नंबर्स। तो एक बड़ा एनालिसिस भारतीय बाजारों का, इंडियन मार्केट्स की लीडरशिप की वहां बात हो रही थी, तो इंडियन लीडरशिप का सम्मान भी हुआ है लंदन में, लेकिन किस क्षेत्र में वो आपको बताते हैं। शक्तिकांत दास को गवर्नर ऑफ द ईयर के खिताब से नवाजा गया है। दास को यह सम्मान लंदन में आयोजित सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड्स 2023 में दिया गया। सेंट्रल बैंकिंग लंदन स्थित एक इंटरनेशनल रिसर्च जर्नल है। यह अवार्ड उन्हें कोविड के दौरान बेहतरीन फैसलों और महंगाई को काबू में रखने के लिए दिया गया है। दास के काम का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि उनके कार्यकाल में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई का तेजी के साथ विस्तार हुआ है। रिसर्च जर्नल ने लिखा है कि दास ने मुश्किल वक्त में भारतीय सेंट्रल बैंक का अच्छी तरह से नेतृत्व किया। इससे पहले रघुराम राजन को 2015 में इसी अवार्ड से सम्मानित किया गया था। केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों से कहा है कि वो ऑफिस में वाई ब्रेक लें और योग करें। ऑफिस में किस तरह के योग किए जा सकते हैं और क्या हैं इसके फायदे, कैसे लिया जाएगा ये वाई ब्रेक, आज कंज्यूमर अड्डा में इसी पर करेंगे चर्चा। और सिर्फ सरकारी दफ्तर क्यों, प्राइवेट ऑफिसेज में भी योग के लिए तो वक्त निकाला जा सकता है। क्या फायदे हैं इसके, सारी चर्चा आज 7:57 पर वाई ब्रेक योग एट वर्क में। बैक आप देख रहे हैं आवाज समाचार। अब कुछ और खबरें। आने वाले दिनों में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन आपको बदला सा नजर आ सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के रीडेवलपमेंट के लिए एक बार फिर से टेंडर जारी किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक जो जानकारी हमें मिली है उसमें अगले 2 हफ्ते में आरएलडीए कुछ बड़े बदलावों के साथ टेंडर जारी कर सकता है। खबर पर और जानकारी के साथ जुड़ रही हैं हमारी संवाददाता दीपाली नंदा, जो यहां पर इस खबर की पूरी जानकारी दे रही हैं। देश के व्यस्तम रेलवे स्टेशनों में से एक ये है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, जिसके कायाकल्प करने की कवायद लगातार जारी है। लेकिन अब तक रेलवे को सफलता इसलिए नहीं मिल पाई है कि जब भी इस रेलवे स्टेशन के रीडेवलपमेंट के लिए टेंडर जारी किया जाता है उसमें या तो कोई भी कंपनी आगे नहीं आती या फिर पिछली बार जो कंपनी सामने आई उसने अनुमानित लागत से ज्यादा लोएस्ट लागत दर्ज कराई। अब हमें सूत्रों से एक्सक्लूसिव जानकारी मिल रही है कि एक बार फिर से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के रीडेवलपमेंट के लिए टेंडर जारी किया जाएगा और सूत्रों से हमें ये एक्सक्लूसिव जानकारी मिल रही है कि इस बार के टेंडर डॉक्यूमेंट में बड़े बदलाव किए गए हैं, जिससे से ज्यादा कंपनियां इस प्रोजेक्ट में अपनी दिलचस्पी दिखाएं और ये पूरा प्रोजेक्ट वायबल कंपनियों के लिए रहे। मिसाल के तौर पर हमें ये बताया गया है सोर्सेस के हवाले से कि जो अनुमानित लागत है जो मंत्रालय की तरफ से 5,000 करोड़ रुपए की रखी गई है इसकी कायाकल्प के लिए, उसमें 15 से 20% तक का इजाफा किया जा सकता है। साथ ही साथ अब तक जो एक शर्त रखी गई थी कि सिंगल कंपनी ही बिडिंग प्रोसेस में हिस्सा ले सकती है, लेकिन अब हमें बताया जा रहा है कि जॉइंट वेंचर वाली कंपनियां भी बिडिंग की प्रक्रिया में हिस्सा ले पाएंगी। सूत्र हमें बता रहे हैं कि अगले 2 हफ्ते के अंदर आरएलडीए जो कि नोडल एजेंसी है रीडेवलपमेंट करने के लिए, वो टेंडर जारी कर सकती है। दीपाली नंदा, दिल्ली। चैंपियनशिप खत्म होने के बाद ताजा रैंकिंग्स जारी कर दी हैं। आइए आपको बताते हैं कि ताजा रैंकिंग में कौन है पहले पायदान पर। टॉप 3 आपको बताएंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं बल्लेबाजी की। तो देखिए, जाहिर सी बात है ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीती है और इतिहास बनाया है और यहां भी एक इतिहास बना है। टॉप 3 बल्लेबाज उनके हैं
1984 के आसपास इस तरह का मौका बना था, करीब 39 साल पहले, जब ऑस्ट्रेलिया के टॉप 3 बल्लेबाज टेस्ट रैंकिंग में सबसे ऊपर थे। मार्नस लाबुशेन 903 अंकों के साथ पहले स्थान पर हैं, स्टीव स्मिथ 885 अंक के साथ, और शानदार सेंचुरी लगाने वाले ट्रेविस हेड, जिन्होंने इस मैच में ऑस्ट्रेलिया को वो जीत दिलाई, वो अहम भूमिका निभाई। ये तीनों बल्लेबाजों ने आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में जो बैटर्स की लिस्ट है उसमें टॉप किया है। हिंदुस्तान की बात करें, इंडिया की बात करें, तो सिर्फ ऋषभ पंत इस टॉप 10 में जगह बना पाए, और वो पिछले 6 महीने से क्रिकेट खेल नहीं रहे, तो ये थोड़ा अफसोसजनक है। गेंदबाजी में जरूर भारत के लिए थोड़ी अच्छी बात है, जहां पर रविचंद्रन अश्विन, जो कि टीम में तो थे WTC की, लेकिन प्लेइंग 11 में नहीं थे। वो कमी जो थी वो आखिरी, हालांकि वो अपना पहला स्थान बरकरार रखने में कामयाब है। 860 अंक या रेटिंग जो आईसीसी जिसे बोलती है, पहले स्थान पर उसके साथ 850 के साथ जेम्स एंडरसन दूसरे स्थान पर, इंग्लैंड के तेज गेंदबाज, और पैट कमिंस जो कि कप्तान भी हैं ऑस्ट्रेलिया के, वो 829 रेटिंग्स के साथ नंबर 3 पर हैं। तो बॉलिंग में एटलीस्ट भारत के रविचंद्रन अश्विन ने वो झंडा थाम रखा है, और ऑलराउंडर रैंकिंग में भी भारत का दबदबा है। हमारे जड्डू भाई यानी रविंद्र जडेजा नंबर 1 पर मौजूद हैं, बल्ले से अच्छा परफॉर्म, गेंदबाजी से अच्छा परफॉर्म, फील्डर तो वो अच्छे हैं ही, और रविचंद्रन अश्विन साहब ने यहां पर भी जगह बनाई है नंबर 2। जडेजा के बाद वो ऑलराउंडर लिस्ट में नंबर 2 पर काबिज हैं, और नंबर 3 पर हैं बांग्लादेश के शाकिब अल हसन। तो ये टॉप 3 प्लेयर्स हैं, चाहे बल्लेबाजी की बात हो, गेंदबाजी या ऑलराउंडर परफॉर्मेंस, इस समय जो ताजा रैंकिंग आईसीसी ने जारी की है टेस्ट क्रिकेट में। तो इसी के साथ अब आपसे लेते हैं इजाजत आवाज समाचार में, लेकिन CNBC आवाज पर कार्यक्रम जारी है, खबरें नई आपके लिए।